चलिए शुरू कर रहे हैं आज का सेशन वन बाय वन। आई एम गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेटली 40 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस। ठीक है, 40 सवाल आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज under the provisions of CPC, the plea of adverse possession is a defense available to only to the plaintiff against defendant, only to the defendant against plaintiff, both plaintiff and defendant, or only to a movable property. काफी फ्लैट क्वेश्चन है and I think that everyone can give me the right answer to this particular question. Yes, जल्दी से थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स आप लोग भी करेंगे अपने एंड से ताकि सेशन जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए. Yes, everyone. The plea of adverse possession is a defense available to which of the following person? That is plaintiff, defendant, both, or it is in respect of the movable property. सोच समझ के आंसर करना है. देखो, now to be very brief and concise, adverse possession is what? कि आपने एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी कब्जे में ले रखी है, उस व्यक्ति के पोजेशन, उस व्यक्ति के एडवर्स आपका पोजेशन है, एंड बाय दैट रीजन उस व्यक्ति ने आपको एविक्ट करवाने के लिए अभी तक कोई केस नहीं किया था. ठीक है, ये जितने भी लोग ए पे आ रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए पहले. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. कह रहा है कि एडवर्स पोजीशन का प्ली एज ए डिफेंस किसके पास अवेलेबल है. सिंपल सा आंसर मैं इसका दे रहा हूं कि ए और बी दो लोग हैं. ए चाहता है कि वो बी को उस प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करवा दे, लेकिन बी कोर्ट के अंदर एक डिफेंस रेज करता है कि उसके पास ये प्रॉपर्टी पिछले 12-13 सालों से है और फ्रॉम द लास्ट 12 इयर्स मिस्टर ए ने एविक्शन की कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की है. सो बी इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो जो डिफेंडेंट होता है वो इस ग्राउंड पे कि उसके पास एडवर्स पोजीशन है प्रॉपर्टी का, और सेक्शन नंबर 27 का जो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 27 है वो उसको एक प्रोटेक्शन दे रहा है. सो दैट इज व्हाई इट इज द डिफेंस व्हिच इज अवेलेबल ओनली टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ. सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर. लेकिन इसमें दो चीजें हम और कहेंगे. देखो, अभी जो क्वेश्चन है दैट इज प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन इज अ डिफेंस अवेलेबल टू व्हिच ऑफ द पर्सन. सो राइट आंसर इज द डिफेंडेंट. लेकिन बाय 2019, ठीक है, एक नया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रविंद्र कौर गरेवाल का, जिस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि देखो एडवर्स पोजीशन के ग्राउंड पे पोजीशन को बचाना डिफेंडेंट के पास ऑप्शन होता है. डिफेंडेंट डिफेंस रेज कर सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे अपना टाइटल भी कंटेस्ट करना है तो वो भी हो जाएगा. सो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल. जस्ट So both the things are possible, but as far as this particular question is concerned, the right answer to this question is option number B. That is, it is available only to the defendant against the plaintiff. Yes. So the plea of adverse possession is a defense available. तो defense कौन ले रहा है? Defendant ले रहा है. So defendant ही जो है adverse possession के ground को कोर्ट के सामने रखता है. So I hope जो लोग A मेंशन कर रहे थे, it is only to the plaintiff against defendant. I don't know कैसे आप ये कह रहे हैं. ठीक है, plaintiff तो eviction की proceedings चलाता है और defendant कहता है कि सर मैं इस property पे adverse position hold कर रहा हूँ और that is why eviction cannot be done. अगला क्वेश्चन है that is sweeping change introduced by CPC amendment 2002 is with the object to. जो 2002 में सीपीसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ था उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव मोर पावर टू द सिविल कोर्ट्स, टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट्स, टू कट शॉर्ट डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द सूट्स और मेक प्रोविजंस स्ट्रिंजेंट. व्हाट इज द चेंज इंट्रोड्यूस्ड इन द सीपीसी बाय 2002 अमेंडमेंट? ठीक है, मेरे पास मोस्ट ऑफ द पर्संस आर प्रेफरिंग ऑप्शन नंबर सी और सुरेंद्र ए कह रहे हैं. देखो, जब तक आपने अगर अमेंडमेंट पढ़ा ही नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू हैंडल द क्वेश्चन. लेकिन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. 2002 की जो अमेंडमेंट है उसमें प्राइमरली कोर्ट ने जो एडजर्नमेंट्स का प्रोसेस था कि आप पहले ज्यादा एडजर्नमेंट ले लेते थे लेकिन उसको कट शॉर्ट कर दिया और आप 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स नहीं ले सकते हो. सो ऑर्डर नंबर 17 के अंदर और बाकी भी अलग अलग जगह पे सीपीसी के प्रोविजंस को चेंज किया गया जिससे डिस्पोजल ऑफ द सूट जो है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए. दैट इज व्हाई द कट शॉर्ट फॉर द डिले इन द डिस्पोजल ऑफ द सूट शुड बी देयर एंड दैट इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ 2002. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. मेनी ऑफ यू हैव गिवन the right answer. Coming to the next question, a decree becomes final. A decree becomes final when it is conclusively determining the rights of the parties,
when no appeal has been preferred against the decree, so when it is conclusively determining the rights of the parties, when no appeal has been preferred against the decree, both A and B or neither A nor B, the decree becomes final at what point of time? Yes, everyone. When it is conclusively determining the rights of the parties, when no appeal has been preferred against the decree, both A and B or neither A nor B. So as few of you are giving me the answer, that is option number C, both A and B. Both A and B is the right answer. Option number C ही इसका आंसर है, because decree जो है अल्टीमेटली पार्टीज के राइट्स को कंक्लूसिवली डिटरमिन करती है, और अगर अपील फाइल ना की गई हो, अपील प्रेफर ना की गई हो, तो डिग्री जो होती है वो फाइनल हो जाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a decree? Dismissal in default, rejection of the plaint, both A and B, neither A nor B. इनमें से कौन सी चीज डिक्री नहीं है? सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर we have the definition of the decree, and in that particular definition we get to know that what is actually the decree, और deemed decrees भी जो होती है वो भी डिक्री ही मानी जाती है. So you have to mention the right answer. आप लोग डी पे क्यों जा रहे हैं? यस, ऑर्डर 7 रूल 11 के, हाँ बोलो. यस का सर, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी, तो फिर सर डी होगा ना सर आंसर. देखिए डिसमिसल इन डिफॉल्ट जो है वो डिक्री नहीं है, वो ऑर्डर है. लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को तो हम क्या मानते हैं? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को सेक्शन 2 क्लॉज 2 क्या मानता है? डिक्री मानता है या नहीं मानता है? यस डिक्री मानता है. So what should be the right answer? A. Which of the following is not a decree? पूछ रहे ना कि इनमें से कौन सा डिक्री की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा. सो डिसमिसल इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री, लेकिन रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो होता है वो डिक्री होता है. ठीक है, इट इज अ डीम्ड डिक्री एज पर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2. सो ये सी और डी में आप लोग कैसे जा रहे हैं आई डोंट नो. ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डिसमिसल इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री, रेदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ डिक्री. ठीक है, बिकॉज डिक्री के साथ जो भी राइट्स पार्टीज के पास होते हैं वो सारे के सारे राइट्स पार्टीज अवेल कर सकते हैं. अगला सवाल है, अ डिक्री होल्डर as defined has been defined as a person in whose favor the decree has been passed or an order capable of execution has been made under section 2 clause 3, 2 clause 13, 2 clause 4 और 2 clause 16. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. पहले आपने क्वेश्चन में जो लिखा है उसको भी ध्यान से समझना है कि डिक्री होल्डर एज डिफाइंड इज इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3. राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका. ठीक है, एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3 is a person in whose favor the decree has been passed or an order capable of execution has been made. So option number A is the right answer. Coming to the next one. ठीक है, अगला सवाल है, a decree holder need not to be a party to the suit. The term is not confined to the plaintiff, both A and B or neither A nor B. डिक्री होल्डर की जो डेफिनेशन है सोच समझ के आंसर किया करो. यस, अगर डेफिनेशन पढ़ा है तभी आंसर कर पाएंगे आप ठीक से. डिक्री होल्डर का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? अगर बेरेक्स आपके पास है तो बेरेक्ट भी साथ साथ ओपन करके रखो ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी डाउट्स है वो साथ में क्लियर हो जाए. व्हाट इज द टर्म डिक्री होल्डर इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3. यस, क्या लिखा है? चलो एक any person in whose favor, yes sir, any person in whose favor the decree is drawn. Yes, decree has been passed or capable of being made execution, है ना, जिसकी एग्जीक्यूशन कोई भी व्यक्ति अगर करवा सकता है, यही लिखा है ना सर. हाँ बोलते जाइए. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3. मैं यहाँ पे भी बेरेक्ट नहीं ओपन करूंगा, अदरवाइज ये थोड़ा हैंग हो जाएगा सिस्टम. यस कर सके, एक बार आप रिपीट करेंगे सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 3 में क्या लिखा है? यस सर. सर means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जिसके फेवर में
डिक्री जजमेंट जो है वो पास की गई है या डिक्री पास की गई है, वो डिक्री होल्डर हो सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो उसकी एग्जीक्यूशन करवा ले वो भी डिक्री होल्डर माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए और बी अगर आप देखिए, एग्जामिन करें इनको, तो क्या लिखा है, अ डिक्री होल्डर नीड नॉट टू बी अ पार्टी टू द सूट। तो सेक्शन नंबर 2 + 3 में लिखा ना, एनी पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ गो फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री। सो जरूरी नहीं है कि पार्टी टू द सूट वो व्यक्ति होना ही चाहिए। तीसरी चीज, द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू द प्लेंटिफ। यस इट इज पॉसिबल, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेंटिफ को ही डिक्री मिलेगा, डिफेंडेंट को भी मिल सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति के फेवर में भी कभी कभी ऑर्डर्स जो है वो पास हो सकते हैं। दो दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टी टू द सूट, इट इज पॉसिबल। द मोमेंट आई विल टीच यू द concept of decree in day after tomorrow's class in the morning session, then we will discuss this point. So the right answer to this particular question is option number, कौन सा आंसर सही होना चाहिए? Yes, option number A, B, C, D में से which should be the right answer? The term decree holder need not to be the party to the suit, and the term is not confined to the plaintiff. So option number C should be the right answer. That is both A and B. दोनों में जो लिखा है वो ठीक है। जरूरी नहीं है कि डिक्री होल्डर पार्टी टू द सूट हो, बिकॉज वहां पे एनी पर्सन लिखा गया है। दूसरी चीज, दैट द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू द प्लेंटिफ, ये भी ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ए डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन X and a married daughter Y. A suit is filed by A after his death, can be continued by which of the following person? एक व्यक्ति A नाम का व्यक्ति है, उसका एक सन है मिस्टर X और एक डॉटर है Y, डॉटर की शादी हो चुकी है। ए ने एक सूट फाइल किया था, ए की डेथ के बाद उसका सूट कंटिन्यू कौन करेगा? एक्स अलोन एज एलआर, वाई अलोन एज एलआर, एक्स एंड वाई एंड द हस्बैंड ऑफ वाई एज द एलआर, एक्स एंड वाई बोथ एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। बड़ा सिंपल सवाल है, ऑर्डर नंबर 22 से रिलेट करता है। कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव किसको कर रहा है? Whosoever is the legal representative, that to that person the cause of action will get survived. और यहाँ पे क्योंकि एक व्यक्ति का एक लड़का है, एक लड़की है, X and Y, so दोनों के पास cause of action survive होके जा रहा है, so both can contest the suit. हस्बैंड की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, because हस्बैंड के पास cause of action नहीं जाता है। एंड तीसरी चीज कि मैरिज के बाद वाई को कॉज ऑफ एक्शन जाएगा या नहीं, इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि मैरिज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वाई जो है वो एक एलआर है तो उसकी मैरिज से उसका कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द राइट आंसर, दैट इज एक्स एंड वाई बोथ आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ जजमेंट कंटेन्स कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, decision on the points of determination and the reasons thereof, or all of the above. The judgment contains what? ठीक है, so I am getting two answers, दो लोगों ने आंसर दिया है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो ऑर्डर नंबर 20 के अंदर हमें मिलता है। ऑर्डर नंबर 20 जजमेंट एंड डिक्री के लिए बनाया गया है, एंड एज फार एज the judgment is concerned, it contains three things, that is concise statement of the case, points of determination, decision on the points of determination, the reasons thereof। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है जजमेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं ये पढ़ा है अभी तक तो यू मे रेफर ऑर्डर नंबर 20। ठीक है, ऑर्डर नंबर 20 के रूल नंबर 3 के अंदर आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 3 एंड 4 के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे हम क्लास में प्रोबेबली बाय डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। चलिए अगला सवाल है, मैंने प्रॉफिट से रिलेट कर रहा है। द क्वेश्चन इज, मैंने प्रॉफिट्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 clause 12 means those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might have received together with the interest, those profits which the person in wrongful possession of the property actually received, including the profits due to the improvements made by such person. It means those profits which the person in wrongful possession of the property actually or might have received but without any interest on such profits. और लास्ट है, those profits which the person is in wrongful possession of the property actually received. So what should be the right option in these four? Yes everyone, we have question number 9 related to मैंने profits। आपको देखना है कि मैंने profits में कौन सी चीज फॉल कर रही है। चलो अगर आप सेक्शन नंबर 2 clause 12 एक बार देख लें तो क्या मैंने प्रॉफिट्स क्लेम करते समय आप इंटरेस्ट क्लेम करते हैं साथ में या नहीं करते? यस, यस और नो करके मेंशन करिए।
वाई और एन करके आप लिख के दे सकते हैं। तो यस, at the time when the person is claiming the many profits, he is also entitled to the interest on such profits। ठीक है, कि एक व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी पे है और मान लीजिए कि वो व्यक्ति अनलॉफुली पोजीशन होल्ड कर रहा था, रॉन्गफुल पोजीशन होल्ड कर रहा था, और वहां से वो बहुत सारा पैसा उसने जनरेट किया या कर सकता था। तो जब हम उसकी एविक्शन करवाएंगे तो जितना वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता था या कर चुका है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो भी हम लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए अगर आप पहले एग्जामिन करें तो लिखा है दोज प्रॉफिट्स which the person in wrongful possession of such property actually received or might have received together with the interest। ठीक है, टुगेदर विद द इंटरेस्ट। सो ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये सुटेबल है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, दोज प्रॉफिट्स व्हिच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड इंक्लूडिंग द प्रॉफिट्स ड्यू टू द इंप्रूवमेंट्स मेड बाय सच पर्सन। सो अगर रॉन्गफुल पोजीशन में कोई व्यक्ति बैठा है, उसने उस प्रॉपर्टी पे कुछ इंप्रूवमेंट करी है, इंप्रूवमेंट के बेसिस पे कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट होता है, तो क्या हम वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मांगेंगे? यस और नो करके बताइए। यस, एक व्यक्ति अनलॉफुल पोजीशन में है, प्रॉपर्टी पे कुछ इंप्रूवमेंट करता है, इंप्रूवमेंट की वजह से प्रॉपर्टी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो वो जो प्रॉपर्टी पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंप्रूवमेंट की वजह से हुआ वो आप क्लेम नहीं करोगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द राइट आंसर। तीसरा देखते हैं, दोज प्रॉफिट्स व्हिच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड माइट हैव रिसीव्ड बट विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट तो हम लेते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इज द बेटर आंसर एंड दैट इज द राइट आंसर आल्सो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 6 ऑफ द सीपीसी means judgment given by an Indian court in respect of the foreigners, judgment given by the foreign court, both A and B, neither A nor B। बड़ा सिंपल सवाल है। ऊपर वाले क्वेश्चंस भी इजी हैं, लेकिन अभी कुछ एक ऐसे टॉपिक्स है जो आप लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किए, सो उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, फॉरेन जजमेंट, यस का सर 2 क्लॉज 6, एनी जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट इज अ फॉरेन जजमेंट और नॉट? B sir. Any judgment which is given by the foreign court is a foreign judgment, or any court which is not established by the central government, that is also the foreign court। ठीक है, तो foreign court का जो definition है उसको आपने ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। अगर इंडियन कोर्ट फॉरेनर्स के रिस्पेक्ट में कोई जजमेंट दे रहा है तो वो इंडियन कोर्ट ही माना जाएगा ना, फॉरेनर्स का कोर्ट थोड़ी हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, pecuniary jurisdiction of the court has been dealt in which of the following provisions? Section number 3, 4, 5, 6. Pecuniary jurisdiction of the court has been dealt in which of the following provisions? Section number 3, 4, 5 और 6. So option number D is the right answer. That is section number 6 के अंदर pecuniary jurisdiction का एक पॉइंट लिखा हुआ है। Though it is not defining pecuniary jurisdiction, but सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर कोर्ट के पास कोई भी केस आता है तो वो अपनी पेक्यूनरी लिमिट से ज्यादा उस केस की जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा वो मैटर्स नहीं सुन सकती, तो पेक्यूनरी लिमिट्स के अंदर ही केस को कोर्ट को सुनना होता है। अगला सवाल है, courts having jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suit the cognizance of which is expressly or impliedly barred by virtue of section number 8, 9, 10 और 11। बड़ा फ्लैट क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर 9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग जाएंगे। अगला सवाल, द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, सेक्शन नंबर 10 से क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस मींस उसके अंदर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, द सेकंड सूट हैज टू बी स्टेड, द प्रीवियस सूट हैज टू बी स्टेड, either A or B depending upon the facts and the circumstances of the case, either A or B depending upon the valuation of the suit for the purpose of the jurisdiction। yes, res sub judice में कौन सा सूट जो है उसको हम स्टे करते हैं? yes everyone, सब्जेक्टिव आंसर नहीं चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आंसर चाहिए। ऑब्जेक्टिव आंसर मतलब कि जो बेरेक्ट के हिसाब से आपको लगता है उस पे जाएंगे। पहला सूट आपने कोर्ट में लगा दिया, दूसरा सूट कहीं और लगाओगे सेम मैटर को लेके, तो दूसरे सूट पे स्टे लगेगा? यस और नो? इफ द फर्स्ट सूट इज बिटवीन द पार्टीज हैविंग सेम टाइटल on the same matter in issue and there is a subsequent suit between the same parties under the same matter in issue, तो subsequent suit is to be stayed। तो हमारा ऑब्जेक्टिव आंसर जो है कि सेकेंड सूट को हम स्टे करते हैं। लेकिन हमने क्लास में बहुत सारे एरियाज ऐसे डिस्कस किए थे कि कब हम रेस सब जुडिस को
अवॉइड करते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, उसमें हमें नहीं जाना है. सो द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द सेकंड सूट हैज टू बी स्टेड. ठीक है, प्रीवियस सूट नहीं रुकेगा, वो बहुत एक रेयर सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं. प्रीवियस सूट चलता रहता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, लेकिन सब्जेक्टिवली मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि जैसे एक कोर्ट में केस चल रहा है, वो इनिशियल स्टेजेस पे है, एक दूसरी कोर्ट में एक सेम मैटर आ गया और दूसरी कोर्ट थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस में चलेगी और केस एंड तक पहुंच गया. ठीक है, तो हम प्रीवियस सूट पे स्टे नहीं लगा सकते, लेकिन जो सेकंड सूट फाइल हुआ है अगर वो डिसाइड हो जाता है तो प्रीवियस सूट पे रेज़ जुडिकाटा की तौर पे एप्लीकेशन हो जाती है. तो वो एक सब्जेक्टिव आंसर है उसका, हमें उसमें नहीं जाना है. द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द सेकंड सूट हैज टू बी स्टेड. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे भी आप नहीं जाओगे, इधर ए और बी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. प्रीवियस सूट पे जो पहले फाइल हुआ था उस पे कभी भी स्टे नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा. उस पे कुछ लग सकता है तो वो रेज़ जुडिकाटा की एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन उसको स्टे नहीं कर सकते. सब्सिक्वेंट सूट को, सेकंड सूट को हमेशा स्टे किया जाता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द पॉइंट. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं जाना है. अगला सवाल है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी आर डायरेक्टरी, मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी. The provisions of section 10 of the CPC are directory, mandatory, non-mandatory और discretionary. मैंने आपके शायद बेरिक्स पे भी लिखवा रखा होगा, that is it is basically a mandatory provision that the subsequent suit is to be stayed. ठीक है, लेकिन कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए कभी कभी प्रोहिबिटरी प्रोविजंस को डायरेक्टरी मान लेती है, लेकिन वो कोर्ट अदरवाइज करता है. सिंपली अगर हम बेरेक्ट की लैंग्वेज को देखें तो वहां पे क्लियरली ये लिखा गया है दैट द सब्सिक्वेंट सूट शैल बी स्टेड. ठीक है, तो इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन. सेक्शन नंबर 10 अगर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि किस तरह का प्रोविजन है, तो योर आंसर शुड बी इट इज अ मैंडेटरी प्रोविजन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेज़ जुडिकाटा अप्लाइज व्हेन द मैटर्स is directly and substantially in issue in the two suits and should have been decided on merits, when the prior suit is between the same parties or the persons claiming under them or litigating under the same title, when the court which determined the earlier suit is competent to try the subsequent suit wherein the issue was subsequently raised, or when all A, B, C combines. तो रेज़ जुडिकाटा कब लगता है? Yes everyone. So ऑप्शन नंबर मेरे पास डी आंसर आ रहे हैं आपकी तरफ से. कसक देख लो, दोबारा से पढ़ो क्या लिखा है. रेज़ जुडिकाटा कब लगेगा? जब दोनों सूट्स में मैटर एंड इशू सेम है, when the matter directly and substantially in the two suits should have been decided on merits. ठीक है, जो मैटर दोनों सूट्स में रेज किया गया है वो ऑलरेडी मेरिट्स पे डिसाइड हो चुका है. दूसरा कह रहा है कि पार्टीज दोनों सूट में सेम है, टाइटल सेम है उनका. और तीसरा कह रहा है कि प्रीवियस कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, फॉर्मर कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट. तो तीनों चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है रेज़ जुडिकाटा की एप्लीकेशन के लिए, कि कोई भी एक चीज एब्सेंट हो जाएगी तो रेज़ जुडिकाटा नहीं लग पाएगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अगला सवाल है, plea of res judicata has to be specifically raised, need not to be specifically raised, it is for the court to see of its own, neither A nor B but only C. plea of res judicata ऑब्जेक्टिव आंसर चाहिए, तीनों में से जो बेस्ट आंसर होगा वो आपको देना है. ऑप्शन नंबर ए आप लोग क्या लेके आ रहे हैं, दैट इज इट हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड. इट इज द राइट आंसर. प्लीडिंग्स में जब भी डिफेंडेंट अपना डिफेंस रेज करता है तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो उस केस को चलने से रोक सकती है उसको स्पेसिफिकली मेंशन करनी चाहिए. सो प्ली ऑफ रेज़ जुडिकाटा हैव टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड इन अ पर्टिकुलर सूट. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. जस्ट चलिए अगला सवाल है, इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेज़ जुडिकाटा अप्लाइज, द सूट इज लायबल टू बी स्टेड, dismissed, may be stayed, may be dismissed, both A and C. रेज़ जुडिकाटा जब अप्लाई हो रहा हो तो सूट का, सब्सिक्वेंट सूट का क्या किया जाए? Yes everyone. सोच समझ के आंसर करिए. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगर एक सूट ऑलरेडी डिसाइडेड है, सेम मैटर को सेम पार्टीज दोबारा से कोर्ट में लेके आती हैं, तो दूसरा जो सूट होगा उसको कोर्ट डिसमिस कर देगा. द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ डिसीजन ऑन द फाइंडिंग गिवन बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल विदाउट जुरिसडिक्शन
A decision or a finding given by the court without jurisdiction can operate as res judicata under all circumstances, cannot operate as res judicata, can operate as res judicata under certain circumstances, may operate as res judicata or may not operate as res judicata. A decision or the findings given by a court or tribunal without jurisdiction. एक कोर्ट का केस को सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं था, फिर भी उसने केस में एक मैटर को डिसाइड किया है, तो क्या उसके द्वारा डिसाइड किया गया मैटर रेस जुडिकाटा के तौर पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? यस, सो ऑप्शन नंबर बी आप लोग मेंशन करें दैट इट कैन नॉट अप्लाई एज रेस जुडिकाटा, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। इससे पहले हमने जो प्रीवियस सेशंस डिस्कस किए थे उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि सेक्शन नंबर 11 के अंदर किस तरह की जुरिस्डिक्शन हम देखते हैं, तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन कौन सा होना चाहिए? सो कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर और पेक्युलरी जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, टेरिटोरियल से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, टेरिटोरियल को वैसे भी ऑन मेरिट्स हम डिफीट करवा देते हैं, सो इट डजंट मैटर। सो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट कैन नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। जिन्होंने पिछले सेशन नहीं अटेंड किए हैं या अदरवाइज जो नहीं आ पाए थे उन क्लासेस में, तो वो या तो YouTube पे देख लेना या मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उनके लिंक्स आपको, तो वहां से देख लेना। अगला सवाल है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट, on production of a certified copy of the foreign judgment, the presumption as to the competency of the court, the presumption as to the competency of the court under section 14 is a presumption of fact, is a presumption of fact and law both, is a rebuttable presumption of law, is irrebuttable presumption of law. सेक्शन नंबर 14 के अंदर सीपीसी में किस तरीके का प्रिजम्पशन होता है और सेक्शन नंबर 14 किस चीज की बात करता है? ठीक है सुरेंद्र, दोबारा से अपने आंसर को आप एक बार देखेंगे। ठीक है, few of you are giving me the right answer, few of you are silent. ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 आंसर्स आए अभी तक। देखो सेक्शन नंबर 14 के अंदर क्या है कि आपने एक फॉरेन जजमेंट ले रखा है किसी फॉरेन कोर्ट से, उस फॉरेन जजमेंट के बेसिस पे हमारा सेक्शन नंबर 13 अप्लाई हो जाता है, जो कंक्लूसिवनेस के प्रिंसिपल की बात करता है, अनलेस एंड अनटिल सेक्शन नंबर 13 में लिखी गई एक्सेप्शंस अप्लाई ना हो जाए, ये प्रिंसिपल है। स्पीकर्स म्यूट करके रखेंगे। तो एक लॉ है कि देखो आपने अगर एक फॉरेन कोर्ट से एक जजमेंट ले रखा है, और आपके राइट्स डिसाइड कर रखे हैं फॉरेन कोर्ट ने, सब्सिक्वेंटली इंडिया में इंडियन कोर्ट के अंदर सेम मैटर सेम पार्टीज दोबारा से रेज करती हैं, तो एक व्यक्ति अगर फॉरेन कोर्ट की जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी इंडियन कोर्ट में अगर रखता है, तो सेक्शन नंबर कौन से अप्लाई होगा हमारे एविडेंस एक्ट का? यस सर 86 से अप्लाई होगा। 86 से अप्लाई होगा तो हम ये मानते हैं कि उस कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी जो पेश की गई है वो जेन्युइन है। जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी की बात है सेक्शन नंबर 86 एविडेंस एक्ट के अंदर। सिमिलरली जब आपने जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी इंडियन कोर्ट में रखी, सो हमने कोर्ट के ऊपर एक डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि कोर्ट प्रिजम्पशन ले सकता है उसकी जेन्युइननेस की। अगर कोर्ट उस प्रिजम्पशन को फॉलो कर ले तो सेक्शन 14 सीपीसी दूसरी प्रिजम्पशन की बात करता है, जो ये कहता है कि जिस कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था उस केस को सुनने का। लेकिन अगर ऑपोजिट पार्टी इस चीज को चैलेंज करती है और वो ये बताना चाहती है कोर्ट को कि उस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था फॉरेन कोर्ट का, तो वो बता सकती है। तो यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है इसको रिबट किया जा सकता है, और ये जो प्रिजम्पशन है सेक्शन 14 का, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। लॉ प्रिज्यूम कर रहा है, ऐसा फैक्चुअल प्रिजम्पशन नहीं है, तथ्यों के बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं हो रही। प्रिजम्पशन हम ले रहे हैं कोर्ट की कॉम्पिटेंसी के बारे में, तो ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, लेकिन रिबटेबल है। रिबटेबल मतलब कि ऑपोजिट पार्टी ये बता सकती है कोर्ट को कि फॉरेन कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस केस को सुनने का नहीं था, बट विद एविडेंसेस ही हैज टू फॉलो दैट। सो सेक्शन नंबर 14 के ऊपर मैंने लिखवा रखा है, बहुत अच्छा नोट आपको, तो उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। On the ground of jurisdiction under section 13 of the CPC, on the ground of jurisdiction under section 13 of the CPC, only a judgment of personam, judgment in personam can be challenged.
only a judgment in rem can be challenged, both can be challenged, or neither of them can be challenged. On the ground of jurisdiction of section 13, under section 13 of the CPC, can the judgment in personam can be challenged, judgment in rem can be challenged, both can be challenged, neither of them can be challenged. देखो पहले तुम्हें जजमेंट इन पर्सोनम और जजमेंट इन रेम बता देता हूं. जजमेंट इन पर्सोनम वो जजमेंट है जो पार्टीज को बाइंड करता है लेकिन किसी और तीसरे व्यक्ति को वो बाइंड नहीं करता है. ठीक है, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स का मैटर था, फॉरेन कोर्ट ने सुना, फॉरेन कोर्ट ने दोनों के बीच में डाइवोर्स दे दिया, ये जजमेंट इन पर्सोनम है. लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक ऐसी जजमेंट्स हो सकती है जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर को डिसाइड कर दिया या अदरवाइज. तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी जजमेंट फॉरेन कोर्ट ने दिया, किसी भी कोर्ट ने दिया है, वो सिर्फ पार्टीज के बीच में बाइंडिंग है या किसी तीसरे व्यक्ति को भी साथ में बाइंड करता है. तो अगर कोई भी जजमेंट यूनिवर्सली सब लोगों को बाइंड करे, सो उस जजमेंट को लेके हम जजमेंट इन रेम वर्ड यूज करते हैं. और अगर कोई जजमेंट सिर्फ पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है तो उसको हम जजमेंट इन पर्सोनम के नाम से जानते हैं. अगर फॉरेन कोर्ट ने चाहे जजमेंट इन पर्सोनम दिया हो या जजमेंट इन रेम दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं था तो दोनों तरह की जजमेंट्स इंडियन कोर्ट में चैलेंज की जा सकती हैं. सो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. जजमेंट इन पर्सोनम क्या है? वो जजमेंट जो सिर्फ पार्टीज को बाइंड करती है. ठीक है. जजमेंट इन रेम क्या है? वो जजमेंट जिसमें तीसरे लोगों के अगेंस्ट भी के फेवर में भी वो जजमेंट आया है, ऐसा मान के चलते हैं. तीसरा कोई व्यक्ति भी उस जजमेंट का यूज कर सकता है. सो जजमेंट इन पर्सोनम हो या जजमेंट इन रेम हो, अगर फॉरेन कोर्ट ने बिना जुरिस्डिक्शन के सुनाया है तो दोनों ही चैलेंज किए जा सकते हैं. अगला सवाल, a person who institutes a suit in the foreign court and claims a decree in personam after the judgment is pronounced can always challenge the judgment on the ground of competency, can never challenge the judgment on the ground of competency, can challenge the judgment on the ground of competency under certain circumstances, either A or C. Yes. A person who institutes a suit in the foreign court and claims a decree in personam after the judgment is pronounced against him, he can always challenge the judgment on the ground of competency, can never challenge it, can challenge on the ground of competency under certain circumstances, or either A or C. ठीक है. सो एज यू पीपल आर रेफरिंग मी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी पे आप लोग जा रहे हैं. लेकिन देखो, अगर कॉम्पिटेंसी फॉरेन कोर्ट की नहीं थी, सो व्यक्ति हमेशा ही चैलेंज कर सकता है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. इफ द फॉरेन कोर्ट हैज नो कॉम्पिटेंसी टू डिसाइड द मैटर or to hear the dispute between the parties, so that judgment can always be challenged in the Indian court. So option number A जो है वो ठीक कह रहा है. ऑप्शन नंबर बी तो अप्लाई नहीं होगा. ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखिए, कैन चैलेंज द जजमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉम्पिटेंसी अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. व्हाट आर दोस सर्कमस्टांसेस? कोई सर्कमस्टेंस नहीं है. अगर कोर्ट का कॉम्पिटेंसी नहीं था, वो चैलेंज किया जा सकता है. आपको कोई सर्कमस्टेंसेस देखने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. अगर फॉरेन कोर्ट का जजमेंट देने का जुरिस्डिक्शन नहीं था, कॉम्पिटेंसी नहीं थी, तो आप उस चीज को इंडियन कोर्ट में हमेशा चैलेंज कर सकते हो. आपको कोई सर्कमस्टेंसेस प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. कॉम्पिटेंसी प्रूव करनी है ना, सर्कमस्टेंसेस की क्या बात है. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. चलिए अगला सवाल है, द प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट विद रिस्पेक्ट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी is situated within the jurisdiction of different courts has been provided under 17, 18, 19, 20. अगर एक केस को सुनने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो दो या दो से ज्यादा कोर्ट्स के अंदर आती है, तो सेक्शन नंबर 17 कहता है कि जितने भी कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन आता है, कोई भी कोर्ट उस मैटर को सुन सकता है, wherever any portion of the property situates. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23. The CPC under section number 18 of the CPC, it is provided that the place of institution of suit in respect of the immovable property where the property situates is in the jurisdiction of one court. Place of institution of suit in respect of the immovable property where the property is situated in the jurisdiction of different courts. C है place of institution of suit in respect of the immovable property where the local limits of the jurisdiction of the courts are uncertain, और D है आपका all of the above.
Yes. What is the right answer? Option number C, where it is uncertain as to the in which court's jurisdiction the immovable property is there. So at that point of time, section number 18 can be followed. अगला सवाल है, number 21 of the CPC cures. Section number 21 of the CPC cures want of the subject matter jurisdiction, want of pecuniary, want of territorial jurisdictions, both B and C. सेक्शन नंबर 21 किस चीज को प्रोटेक्ट कर देता है? सो पेक्यूनरी एंड टेरिटोरियल जुरिसडिक्शंस को सेक्शन नंबर 21 जो है वो प्रोटेक्ट करता है, सब्जेक्ट मैटर को नहीं करेगा। अगर कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन केस को सुनने का नहीं है तो उसको हमेशा ही चैलेंज किया जा सकता है इन द एपेलेट और रिविजनल कोर्ट्स। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, अ सूट टू सेट असाइड अ डिक्री ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, a suit to set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction is barred under 21, 21 capital A, 22 और 23। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अपने लास्ट सेशन में भी कहीं पे हमने डिस्कस किया था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर 21 कैपिटल ए, जो ये कहता है कि अगर एक कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया, डिक्री दे दी, उसके बाद आप एक नया सूट फाइल करते हो जिसमें आप ये कहते हो कि पिछली कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था, तो ऐसा सूट नहीं फाइल हो सकता। 21 कैपिटल ए रिस्ट्रिक्शन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in every plaint under section number 26 of the CPC, facts should be proved by oral evidence, affidavit, document, oral evidence as well as document। तो आप सेक्शन नंबर 26 के अंदर प्लेंट को जो फैक्ट्स लिखे हैं प्लेंट में उसको किससे प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं? एफिडेविट के बेसिस पे प्रूव करवाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है सेक्शन नंबर 27 से रिलेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 27 ऑफ द सीपीसी, समन्स टू द डिफेंडेंट to be served on such date not beyond 30 days of the institution of suit, 60 days, 45 days और the last option is 90 days of the institution of suit। आपने जब एक सूट फाइल कर दिया, डिफेंडेंट को कितने समय के भीतर जो है समन्स भेज दिए जाएंगे? So it is within the 30 days from the date of institution of suit। Option number A is the right answer। अगला सवाल, the court may impose a fine for default upon a person required to give evidence or to produce documents under section number 30 clause B of the CPC, and such fine as per 32 clause C not to exceed 500, 1000, 5000, 10,000। ये मैंने एरिया आपको वैसे आज पढ़ने के लिए भी दिया है। देखो, हमने जिसमें आपके साथ क्लास में भी आज डिस्कस कर रहा था कि कोर्ट कभी कभी जैसे लोगों को ये कहती है कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, या अदरवाइज कोई और चीज कोर्ट मंगवाती है और वो व्यक्ति कोर्ट के समन्स को फॉलो नहीं करता है, तो सेक्शन नंबर 32 के अंदर उसके कॉन्सिक्वेंस बताए गए हैं। और 32 में ही क्लॉज नंबर सी कहता है कि उस व्यक्ति के ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, जो फाइन 5,000 रुपए तक मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, 5,000 से ज्यादा नहीं होगा, 5,000 से कम हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a court under section number 89 clause number 1 of the CPC can refer the dispute for arbitration or conciliation, conciliation or mediation, mediation or lok adalat, arbitration, conciliation or lok adalat or mediation। the right answer is option number D। चारों में से किसी भी जगह पे सेक्शन नंबर 89(1) के अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए केस को भेज सकता है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर्ट कैन अवॉर्ड कंपनसेशन अगेंस्ट द प्लेंटिफ under section number 95 of the CPC exceeding 10,000 or the limits of its pecuniary jurisdiction whichever is less, 10,000 or the limits of pecuniary jurisdiction whichever is more, 50,000 and the limit and this amount shall not exceed the limits of pecuniary jurisdiction, 50,000 and this amount not to exceed the pecuniary limits whichever is more। सो कितना अमाउंट मैक्सिमम कोर्ट लगा सकती है? 50,000, और अगर कोर्ट का पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन 50,000 से कम है तो उससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, अगले सवाल पे आते हैं। द टाइम शेड्यूल कंटेन इन ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1, ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर एक टाइम शेड्यूल बताया गया है, इज टू फॉलोड एज अ रूल एंड डिपार्चर देयर फ्रॉम शेल ऑल्सो बी अ रूल, is to be followed as a rule and departure therefrom would be an exception, followed as a rule and there is no scope for the departure therefrom
followed as an absolute rule as it imposes an embargo on the power of the court to extend the time. Yes, order number 8 रूल नंबर 1 के अंदर जो टाइम शेड्यूल की बात है उसको हम कैसे फॉलो करते हैं? सोच समझ के आंसर करो सभी लोग। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ लो। देखो, हम ये कहते हैं कि जब डिफेंडेंट को समन्स मिले उसको 30 दिनों के अंदर अपना WS देना है, ये रूल है। यस, लेकिन अगर वो 30 दिनों के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे पाता है और सफिशिएंट रीजन है उसके पास ये ना करने के लिए, तो हम उसका टाइम बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइजो कहता है कि उसको 90 डेज तक की जो मैक्सिमम टाइम पीरियड की एक्सटेंशन है फ्रॉम द डेट ऑफ समन्स वो हो सकती है। लेकिन प्रोवाइजो में जाने के लिए आपको कोर्ट को सफिशिएंट रीजंस बताने पड़ेंगे। सो जो ऑर्डर 8 रूल 1 है, इट इज टू बी फॉलोड एज अ रूल एंड डिपार्चर देयर फ्रॉम मतलब जो टाइम एक्सटेंशन कर रही है, क्या एक्सटेंशन करना भी रूल है? टाइम एक्सटेंशन करना क्या एक एक्सेप्शन है? क्या टाइम एक्सटेंड किया ही नहीं जा सकता, या कोर्ट के ऊपर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आपने कोई टाइम एक्सटेंड नहीं करना है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस कर्षक एंड सुरेंद्र, आप लोग भी इस क्वेश्चन को दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे। द टाइम शेड्यूल कंटेन इन ऑर्डर 8 रूल 1 should is to be followed as a rule and departure therefrom should be also a rule. Followed as a rule and departure therefrom would be an exception. Followed as a rule and no scope of departure, कि मतलब सिर्फ 30 दिन के अंदर ही होगा, उसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं। And followed as an absolute rule and as it imposes embargo on the power to court to extend the time. So the right answer to this question is option number B, कि जो भी समय कोर्ट ने आपको ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर दिया है, दैट इज द 30 डेज टाइम, उसके अंदर आपको WS दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हो, टाइम एक्सटेंशन आप चाहते हो तो वो हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है और प्रोवाइजो, ऑर्डर 8 रूल 1 के प्रोवाइजो के अंदर हम उसको फॉलो करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो करके बताएंगे। यस सर। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 डेज प्रिस्क्राइब्ड अंडर ऑर्डर 8 रूल 1 फॉर फाइलिंग ऑफ द WS is granted as a matter of routine, granted ordinarily, granted on sufficient cause being shown by the defendant, granted only for exceptional circumstances occasioned by the reasons beyond the control of the defendant. ऑर्डर 8 रूल 1 के अंदर जो समय सीमा दी गई है WS पेश करने की, अगर आप उतने में नहीं कर पाए, आप एक्सटेंशन चाहते हैं, तो कोर्ट आपको एक्सटेंशन किस सिचुएशन में देगा? सोच समझ के ऑप्शन नंबर सी और डी में सोच समझ के आंसर करिए। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में क्वेश्चन नंबर 32 हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो सी क्या कह रहा है, ग्रांटेड ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द डिफेंडेंट। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ग्रांटेड ओनली फॉर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओकेजन्ड बाय द रीजंस नॉट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट। अब आप बताओ कि दोनों में से सुटेबल आपको क्या लगता है? ठीक है, अमन इज सेइंग डी, सुरेंद्र कह रहा है सर सी, सफिशिएंट कॉज बता दो तो मिल जाएगा टाइम। पूजा इज आल्सो सेइंग सी। कैलाश वर्सेस नानकू के जजमेंट को अगर हम फॉलो करें, सो इट जनरली स्टेट्स दैट द टाइम विल बी ग्रांटेड only if there are the exceptional circumstances occasioned by the reasons beyond the control of the defendant. तो वो भी एक तरह से sufficient cause ही बनता है, लेकिन डिफेंडेंट को ये बताना पड़ेगा that he was not able to file the WS within the time given by the court and that is why he needs the extension। और वो क्यों नहीं दे पाया, जो reasons थे वो beyond the control of the defendant थे। So the burden over the defendant is bit harsh। ठीक है, थोड़ा सा stringent है provision। So option number D should be the right answer। कैलाश वर्सेस नानकू को अगर आप फॉलो करें, 2005 का जजमेंट है, you will get the point over that। अगला सवाल है, The prayer for extension of time beyond 90 days period। ये जो देखो अभी हमने ऊपर जो सवाल पढ़ा ना, आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो ये कह रहा है कि 90 दिन जो हमने दे दिए ना प्रोवाइजो के बाद जो एक्सटेंशन की आप बात करते हैं, मतलब ऑर्डर 8 रूल 10 की बात हो रही है। सो ऑर्डर 8 रूल 10 में अगर एक्सटेंशन आएगा तो आपको कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि क्या ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, आपके कंट्रोल से बाहर थे, कि आप WS नहीं दे पाए, 90 डेज का पीरियड निकल गया है। लेकिन अगर सिर्फ ऑर्डर 8 रूल 1 के प्रोवाइजो के अंदर हम रह गए,
ठीक है, प्रोवाइजो में, तो उसमें सफिशिएंट कॉज बताने पे बात बन जाती है। सो आपको ये देखना था कि 90 दिन के बाद एक्सटेंशन मांग रहा है तो क्या होगा, और 30 दिनों के बाद मांग रहा है तब क्या होगा। ठीक है, तो आफ्टर 90 डेज जो बर्डन होता है डिफेंडेंट के ऊपर वो थोड़ा और हार्श हो जाता है। अगला सवाल है, द प्रेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम बियॉन्ड 90 डेज फॉर फाइलिंग ऑफ द WS, for filing of the WS can be oral, has to be in written, can be either oral or in writing, neither A nor B, as the time cannot be extended beyond 90 days. तो टाइम तो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन लिखित में कोर्ट में आओगे, ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर आओगे और कोर्ट आपको टाइम दे देगा। अगला सवाल, अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, इसका तो ऑप्शन मुझे लगता नहीं है, बोलने की आवश्यकता है। ऑर्डर 7 रूल 10, 10 कैपिटल ए, ऑर्डर 7 रूल 11, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। ठीक है, अगला सवाल है, द पावर ऑफ ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC कैन बी एक्सरसाइज्ड बिफोर रजिस्टरिंग द प्लेंट, after issuance of summons to the defendant, at any stage before the conclusion of trial, either A or B or C। 7/11 के अंदर रिजेक्शन किस समय किया जा सकता है? प्लेंट के रजिस्ट्रेशन से पहले प्लेंट कैसे रिजेक्ट कर दूंगी? समन्स के इशू होने के बाद, जरूरी नहीं है कि उसके बाद ही आप करें, पहले भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द बेटर आंसर, एट एनी स्टेज बिफोर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 36। Where a person who is necessary party to a suit has not been joined as a party to the suit, it is a case of where अगर एक necessary party को आपने join नहीं किया तो ये कौन सी सिचुएशन डेवलप करता है? मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर, बोथ और नीदर ऑफ अबव। यस, इतना सोचने का तो मुझे नहीं लगता विषय है। अगर नेसेसरी पार्टी को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया या प्रॉपर पार्टी को ज्वाइन नहीं किया तो वो केस हो जाता है नॉन ज्वाइंडर का। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नॉन ज्वाइंडर ऑफ द पार्टीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, on account of misjoinder or non-joinder of the parties under order 1 rule 9 of the CPC, the suit is liable to be dismissed, cannot be dismissed, may be dismissed, may not be dismissed as per the discretion of the court, either A or B। देखो सिंपल सवाल है, अलग से एक्सेप्शनल रूल की बात नहीं कर रहा है, सिंपल कह रहा है कि मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर अगर आपने कर दिया तो क्या ऑर्डर 1 रूल 9 के अंदर सूट डिसमिस होगा? क्या सूट डिसमिस होगा? यस, यस और नो करके बता दीजिए। If there is a non-joinder or misjoinder of the parties under order 1 rule 9 of the CPC, the suit is not liable to be dismissed। उसको आप dismiss नहीं करेंगे, लेकिन अगर सवाल होता non-joinder of necessary party तो suit dismiss हो सकता था। ठीक है, so the right answer to this question is option number B, that the suit cannot be dismissed। Question number 37 आंसर है option number B। अगला सवाल, the objection as to the non-joinder or misjoinder under order 1 rule 13 of the CPC can be taken at any stage of the proceedings, can be taken at the earliest possible opportunity, can be taken in appeal or revision for the first time, either A or B or C। The right answer is option number B। ठीक है, that is it can be taken at the earliest possible opportunity। order 1 rule 13 कहता है कि issues और issues की settlement से पहले पहले आपको ये objections उठा लेने चाहिए। second last question for today, ऑर्डर नंबर 11 से आ रहा है, where the application for leave to deliver interrogatories has been moved along with the interrogatories proposed to be delivered, that application shall be decided as provided in order 11 rule 2। आप जब भी कोर्ट के सामने ऑर्डर 11 के अंदर इंटेरोगेटरीज के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, साथ में इंटेरोगेटरीज कोर्ट को देते हैं कि क्या आप सवाल पूछना चाहते हैं, ऑर्डर 11 रूल 2 के तहत वो एप्लीकेशन कितने समय में डिसाइड हो जानी चाहिए? 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन, 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, 7 days, और नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पस। Yes everyone, option number C is the right answer। within 7 days the court has to dispose of the application for interrogatories। आज का आखिरी सवाल, list of witnesses after the settlement of issues must be filed within how many days? List of witnesses after the settlement of issues is to be filed within how many days? That is 15 days from the date of settlement of issues. The parties have to furnish their list of witnesses। So option number A is the right answer।
ठीक है, सो दीज आर द ऑल क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू डिस्कस फॉर द टुडे सेशन। ठीक है, इसमें जिन लोगों ने अभी पेपर दिया था सीपीसी का, उन लोगों के जो डाउट्स थे मेरे ख्याल से वो भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आपके नंबर काफी कम थे। ठीक है, और अदरवाइज भी वी हैव डन द क्वेश्चन सो दैट you people may get the clarity over the different aspects of the CPC itself. ठीक है, so by this we are closing the session now. We'll meet tomorrow same timings. अभी सीपीसी में मैं 2 सेशंस आपके और लूंगा, ठीक है, बिकॉज अभी ऐसा है कि बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमारे कवर नहीं भी हुए हैं, तो जैसे एग्जीक्यूशन का एरिया है या अदरवाइज, तो वहां से भी क्वेश्चंस लेके आना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट जस्टिफाइड। जो टॉपिक किया ही नहीं है वहां से फिर सवाल लाने का भी मतलब नहीं बनता। लेकिन यस, विल डू 2 to 3 सेशंस ओवर हियर ऑन सीपीसी एंड देयर आफ्टर वी विल शिफ्ट टू द एविडेंस साइड। चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय। थैंक यू सर।